सृष्टि, तो जैसे ही आपको पता चला कि आपने छत्तीसगढ़ स्टेट टॉप किया है, तो इस अचीवमेंट के बाद, इसको जानने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सर मैं बहुत सरप्राइज थी। मैंने कभी 2 साल में कभी मेरे एक्सपेक्टेशंस रहे नहीं थे। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतना कभी ला पाऊँगी। और इस अचीवमेंट से पहले जब जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था, उसके बाद मैं घर आई थी, तो मेरे मन में 1 सेकंड का भी ऐसा रिग्रेट नहीं आया कि मैं शायद और मेहनत कर सकती थी या और एफर्ट डाल सकती थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा ही आया है मेरे हिसाब से। नहीं, एक्चुअली में आपका रिजल्ट जो है बहुत इंप्रेसिव है। आपने छत्तीसगढ़ स्टेट टॉप किया और शायद पहली बार बिलासपुर के किसी स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी और आचार्य इंस्टीट्यूट को भी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि हर बच्चा जो है ना, वो बचपन से कभी नहीं सोचता कि मुझे नीट देना है, तो आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम था नीट देना, या फिर इससे पहले आपने कोई और एम फाइनल किया हुआ था? सर स्कूल में तो जैसे हम क्लास 1 या 2 में होते हैं, तो एक आपसे पूछा जाता है ना, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन फ्यूचर। तो जैसे डायरी में हमको लिखना होता था, तो मैं टीचर लिखती थी। मेरा पता नहीं क्यों बचपन में बहुत मन था कि मैं टीचर बनूं, बट वो उस टाइम पे उतनी समझ नहीं होती है। फिर जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो एक चीज़ मेरे साथ बहुत क्लियर थी कि मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैथ्स का तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं मैथ्स लूँ, और कॉमर्स भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था लेने में, और बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन कभी भी नहीं हुआ प्रोफेशन को लेके, मतलब फ्यूचर में क्या करना है। तो बहुत क्लियर था। एक्चुअली मेरा भाई है, उसने जेईई की प्रिपरेशन की है, और जो कि इंजीनियरिंग के लिए होती है, और सेम मेडिकल फील्ड के लिए नीट होता है। तो मेरा बहुत क्लियर था कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा कि आपको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जहाँ तक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि मैथ्स इज़ समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, या फिजिक्स इज समवॉट रिलेटेड टू मैथ्स, और आपको मैथ्स ना पसंद होने के बाद भी आपने फिजिक्स में 100% मतलब 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब इसके पीछे मोटिवेशन कहाँ से है? मोटिवेशन तो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा या नहीं, वो तो डायरेक्टली टीचर पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक संदीप सर की बात है, संदीप सर ने हमको बहुत स्टार्टिंग से, जैसे आपने बोला कि मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो उन्होंने स्टार्टिंग ही हमारा बेसिक मैथ्स से किया था। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के ट्रिक्स होते हैं, डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। और उसके साथ ही मैंने खुद से भी 11th में, थ्रू आउट 11th मैंने हर दिन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की है, तो उससे मैथ्स की वजह से कभी फिजिक्स अफेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, क्या बात है। तो इसका जो श्रेय है वो संदीप सर को तो जाता है, साथ में साथ आपको भी जाता है। अच्छा, थोड़ा पहले से शुरुआत करते हैं। आप अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बताओ। एज अ चाइल्ड आप क्या थे, आपकी क्या क्या हॉबीज़ थी, और आपको क्या करना पसंद था पढ़ाई के अलावा भी बचपन से? सर जहाँ तक बचपन के, एक्चुअली 10th तक मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। और 10th तक तो मुझे लगता है स्कूल में मैं एक प्रॉपर बैक बेंचर रही हूँ। आपकी मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना और बातें करना, और ये सब में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता था। और सोशल मीडिया, फ़ोन तो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती थी 10th तक। लेकिन फिर उसके बाद जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का मैंने डिसाइड किया, तो चीज़ें अपने आप मैंने चेंज कर दी। तो आपने कहा आप 10th में बैक बेंचर थी, आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी? वो तो 96.4 आ गया गलती से। सर एक्चुअली जब रिजल्ट आया ना, तो मैंने खुद 2 बार चेक किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे आ गया। मतलब कभी ना उस टाइप से पढ़ाई की उतना एक्सपेक्ट करके, और ना ही कभी मैंने सोचा था कि इतना पढ़ लूँ तो इतना ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता था ये 10th का रिजल्ट मैटर तो करना नहीं है। तो मैं बहुत घूमती रहती थी, मैं 10th में भी नहीं पढ़ती थी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आपके भाई जो है उन्होंने इंजीनियरिंग की है, उन्होंने जेईई के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपकी फैमिली से कोई है जो मेडिकल फील्ड में है? मतलब आपको इंस्पायर किसने किया डॉक्टर बनने के लिए? नहीं सर, मेडिकल फील्ड से तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है। इंजीनियर है, सीए है, सब लोग हैं। मेडिकल फील्ड से मैं पहले ही हूँ। तो एज एन इंस्पिरेशन आप किसको देखते थे प्रिपेयर करते वक्त? इंस्पिरेशन एज मेडिकल फील्ड में जाने के लिए तो एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं था। ये आप खुद ही अपनी रोल मॉडल है, मतलब खुद ही सोचा था। अच्छा, क्या बात है। सृष्टि, जैसा कि हमने जान लिया कि आपके चाइल्डहुड डेज कैसे थे, आपका रिएक्शन क्या था, पर सेटिस्फैक्शन तब मिलता है ना जब आप खुश हो अंदर से, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी खुश हैं। तो जब आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को पता चला कि आपका स्कोर इतना अच्छा है और आपने छत्तीसगढ़ टॉप किया है, तो आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा था, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? सर
पेरेंट्स का ऐसा था, मेरे पेरेंट्स को हमेशा से बहुत ट्रस्ट रहा है कि वो मार्क्स के बारे में तो इतना कभी नहीं बोलते थे, बट उनको ये बहुत ट्रस्ट था कि इसका सिलेक्शन आराम से हो जाना है। उनसे ज़्यादा मतलब मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट उनको था कि सिलेक्शन तो इसका आराम से हो जाएगा। तो वैसे तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। और जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मार्क्स जो थे, जब मैं जिसको भी बताती थी सबके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बचपन से कभी ऐसी सीरियस नहीं थी। तो अब अचानक से बहुत अच्छा रिजल्ट आप किसी का सुनोगे तो आप भी बहुत सरप्राइज हो जाओगे। तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई का, सबका वही रिएक्शन था। और जहाँ तक संदीप सर की बात है तो मैंने वो रात को कॉल करके पूछे कि मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप गेस करके बताओ कि कितने हैं। उन्होंने एग्जैक्टली 710 बोला था और एग्जैक्टली उतना ही आया। तो उनको तो पहले से ही पता था, तो उनके लिए ऐसे रिएक्शन वो सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि उनको पहले से ही ट्रस्ट था कि इतना तो ले ही आएगी। और रिलेटिव्स की बात है तो रिजल्ट के बाद भी रिलेटिव सारे घर आए हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और बुकेज वगैरह वो सब बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट करवाया है मुझे भी, और सब बहुत खुश थे, सरप्राइज। कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन जो आपको याद हो कि यार सबसे अच्छा रिएक्शन, मतलब आपको उस रिएक्शन को देख के ज़्यादा खुशी मिल गई कि यार मैंने इनको स्माइल करा दिया, मतलब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अक्सर हम अपने पेरेंट्स को जब स्माइल करते देख लेते हैं ना तो हमको ऐसी फीलिंग आती है, तो आपके लिए वो रिएक्शन किसका था जो प्राइसलेस था आपके लिए? सर जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स अभी भी मतलब रिजल्ट आए ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो हुए हैं, वो अभी भी कहीं भी जाते हैं तो जो प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, वो मुझे अभी भी उनकी आंखों में दिखती है। वो किसी से भी बात करते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो पहले और अब में बहुत चेंजेस है, तो वो देख के मुझे खुशी होती है कि मेरी वजह से उनकी आंखों में वो फीलिंग मैं ला पाई। क्या बात है। और हमने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कि संदीप सर ने आपको सरप्राइज़ किया, आपके घर पे आके सेलिब्रेट किया, और आचार्य की पूरी टीम ने फिर आपको फूल मालाएं और बुकेज दिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी फीलिंग रही होगी। और आपने बात की पहले और अब की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले एज अ स्टूडेंट आप कैसी थी, और आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आप में क्या चेंजेस आए या क्या बेटरमेंट आप में हुआ? सर पहले डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, क्योंकि सोशल मीडिया है, फ़ोन है, अगर आप घर पे हो और आप सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो तो आप ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का मैंने इन्वायरमेंट देखा, यहाँ के मेरे बैचमेट्स थे उनको मैं पढ़ते हुए देखती थी, टीचर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड करते थे, तो उसकी वजह से अपने आप पढ़ाई की तरफ मेरी सीरियसनेस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके अलावा सोशल मीडिया मैंने जिस दिन आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था उस दिन घर जाके मैंने तुरंत अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया था इंस्टाग्राम का। और ऐसे फ़ोन मेरा स्क्रीन टाइम पहले जहाँ तक मुझे आते 10-11 घंटे आराम से रहता था, वो रिड्यूस करके मेरा आधा 1 घंटा रहा होगा मुश्किल से। इम्प्रेसिव। जी हाँ जी, तो आपने कहा कि इन्वायरमेंट जो है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आचार्य इंस्टीट्यूट का, उसने बहुत अफेक्ट किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए घर का इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करता है उनकी सक्सेस में? सर अगर घर के जो आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको वो डिमोटिवेट करे ना, नॉट ओनली फैमिली, आपके नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, अगर हर कोई आपको बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उसका स्टूडेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। थी और मेरे साथ ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रही है। मतलब फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा भाई है, वो लोग हमेशा ही मोटिवेट ही करते थे और उनका ट्रस्ट था। और उसके अलावा रिलेटिव्स भी हमेशा बोलते थे कि बहुत मेहनत करिए, पढ़ रही है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, कभी भी किसी भी तरह का डिमोटिवेशन नहीं हुआ। और उसके अलावा वो लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते थे कि मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे टीवी है या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन है, तो वो लोग अवॉइड करते थे कि हमारी वजह से इसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और इसकी पढ़ाई का लॉस ना हो। तो सृष्टि, आपने कहा कि इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव था आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स का टुवर्ड्स यू, पर मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर कोई इंसान आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो है आपके फ्रेंड्स और आपका फ्रेंड सर्कल। तो क्या एटीट्यूड था और क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपके फ्रेंड्स का आपके ऊपर? सर जैसे मैंने 10th के बाद अपना स्कूल चेंज कर लिया था, तो जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे उनसे तो बातचीत लगभग बहुत कम ही हो गई थी, तो वहाँ के फ्रेंड्स तो नहीं थे। और जैसे आचार्य इंस्टीट्यूट में मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का ऐसा है कि मतलब ऐसे होने चाहिए कि आप जिनसे, ऐसा नहीं कि आप बैठ के पूरे दिन बातें कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब ऐसे कई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं ना कि आप अगर पढ़ रहे हो तो वो आपको आकर बोलेगा कि क्या दिन भर पढ़ता रहता है, चल घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी पढ़ाई की रिस्पेक्ट करें,
और आपको और ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ना कि ये बोले कि चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं वो सब। और जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग जब भी बैठते थे हम लोग पढ़ाई की बातें करते थे, क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, या फिर एक दूसरे से बुक्स हम लोग साथ में रखते थे, और मैं उससे क्वेश्चंस पूछूंगी, वो मुझसे पूछेगी, ऐसे। और हमारा एक स्टडी ग्रुप भी हमने बना के रखा था। स्टडी ग्रुप में लोग जनरली बोलते हैं कि स्टडी ग्रुप में हमेशा बातें होती हैं, पढ़ाई नहीं हो सकती, बट बायोलॉजी में हम लोगों ने ऐसे किया था। हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस जो है साथ में पूरा कवर किया, पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी की हमने साथ में पढ़ी है, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। मतलब मेरे जो मार्क्स बायोलॉजी में रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न है वो ग्रुप स्टडी। आपकी अगर पढ़ाई की शेड्यूल की बात करें तो आप एक दिन में एवरेज कितना टाइम देती थी अपनी स्टडीज़ को? सर मैं ट्राई करती थी कि 15 to 16 आवर्स मैं 15 to 16 आवर्स आप एक दिन में नीट के लिए प्रिपेयर करते वक्त पढ़ते थे। और जब भी कोई डिफ़िकल्टीज आती थी या कोई डाउट आते थे, जब आप कोचिंग में नहीं रहो, आप घर पे जब सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो, तो उस वक्त आप आचार्य के टीचर से कैसे उनसे आप बात करते थे और क्या रिस्पॉन्स रहता था उनका ऑफ कोचिंग टाइम्स में? सर ऑफ कोचिंग में भी अगर जैसे डाउट्स आ रहे हैं मुझे, तो मैं मैसेज में मैं उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज देती थी टीचर्स को, या फिर मैं कॉल कर लेती थी, तो हमेशा आंसर्स मिल जाते थे, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट एग्ज़ाम के 3-4 महीने में, लास्ट के 3-4 महीने में एग्ज़ाम से पहले मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं घर पे ही पढ़ती थी। तो मैं हमेशा फिज़िक्स में मुझे बहुत डाउट्स रहते थे, बहुत सारे हमेशा, तो मैं सारे व्हाट्सएप में भेज देती थी या कॉल कर लेती थी, तो सर हमेशा बता देते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और उसके अलावा जैसे संडेज़ हैं, हॉलीडेज़ है, जिसपे टीचर्स का भी रेस्ट करने का होता है, बट फिर भी अगर मैं डाउट अगर पूछती थी तो टीचर्स बता देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि बाद में पूछना, कल बता देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा कि फ़िज़िक्स में अक्सर आपको डाउट होते थे और फिज़िक्स के टीचर हैं संदीप सर, तो आपकी सक्सेस में संदीप सर का और आचार्य इंस्टीट्यूट के अदर टीचर्स का भी क्या रोल रहा है? सर टीचर्स ने हमेशा, सारे टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया है, और डाउट्स में भी हमेशा हेल्प की है, और हमेशा अच्छे से गाइड किया है कि हम कहाँ पर क्या गलती करें। जैसे हमारे टेस्ट में भी मार्क्स अगर कम हो जाते हैं, तो वो उसी टेस्ट के अगले दिन हमारा ये कोचिंग का ये बोल सकते हैं कि आप ट्रेंड ही है कि सारे क्वेश्चंस हम अगले दिन क्लास में फ्रेंड से भी डिस्कस करते थे और टीचर से भी, या तो क्लास में या तो क्लास के बाद। तो उससे जो क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं ना, उससे हम बहुत सीख जाते थे उसी दिन, और टीचर्स को ये भी पता चल जाता था कि हमसे गलतियाँ क्या हुई है। तो अगर नेक्स्ट डे वो पढ़ा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर गलती को पॉइंट आउट करेंगे, तो भले सब हंसे, लेकिन वो क्वेश्चन, वो गलती याद आ जाती है, तो वो लास्ट तक एग्जाम में काम आती है। क्या बात है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ दिस जनरेशन, आई फील कि डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन ये बहुत बड़े एनिमीज़ बन जाते हैं स्टूडेंट के। तो डिस्ट्रैक्शन की तो हमने बात कर ली कि आपने सोशल मीडिया क्लास ज्वाइन करते ही बंद कर दिया था, पर आप प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे डील करती थी? मतलब जब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता था, तो आप उस सिचुएशन से डील कैसे करती थी? सर जैसे बहुत लोगों का ये पैटर्न रहता है पढ़ने का कि 1 घंटे पढ़ लिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर का ब्रेक। तो मेरे लिए ये चीज़ें कभी वर्क नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ने जाती थी कि मैं 1 घंटे पढ़ ली फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, तो उससे जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे लिए। मैं सबके लिए नहीं बोल सकती। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि अगर मैं एक बार पढ़ने बैठी हूँ तो मैं 3-4 घंटे तक कंटिन्यूटी के साथ पढूँ, तो उससे आपका काम जल्दी ख़त्म होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए मैं यही करती थी कि अगर मेरे को कोई एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो मैं उसके लिए टाइम फिक्स कर लेती थी कि 1 घंटे में मान लेते 50 क्वेश्चंस करने हैं या फिर 60 जो भी, या फिर कोई चैप्टर रीड करना है तो कितना टाइम लगना चाहिए, ये मैं पहले से मैं फिक्स कर देती थी, तो उससे मेरा काम जल्दी ख़त्म होता था और प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ी सी कम। अच्छा, सो नाउ टेक अस विथ यू कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में गए, मुझे लगता है कि आपकी 2-4 सालों की जो सारी प्रिपरेशंस हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल एंटर करती हैं वो सारी एक तरफ हो जाती है, और आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, वो सबसे मेन काम करता है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल एंटर कर रही थी तो आपका माइंडसेट कैसा था और क्या चल रहा था दिमाग में कि यार क्या करना है? सर मैं सच बताऊँ तो एग्ज़ाम का जो दिन था, जो मॉर्निंग में जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, मैं बहुत जल्दी चली गई थी टाइम से पहले, तो मैं लगभग 45 मिनट्स में वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कुछ एग्ज़ाम देना है। मतलब मेरे आसपास मैं लोगों को देख रही थी, मेरे जस्ट सामने एक लड़की बैठी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और वो रो रही थी बैठ के।
तो जब आपके आसपास ऐसा माहौल होता है, जनरली सबको आप डरते देखते हो, तो आप भी डर जाओगे ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर सब डर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं फिर भी हंस रही थी कि जिसको रोना है रो, अगर 2 साल पढ़ने के बाद भी तुमको रोने की ज़रूरत है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। सो मतलब आपने ऑलरेडी इतनी हाँ। प्रिपरेशंस कर ली थी कि एग्जाम हॉल का कोई प्रेशर नहीं था मैंने आपको? उस दिन भी मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने मेहनत नहीं की है और मैंने एफर्ट्स नहीं दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, मैं हर तरह के रिजल्ट के लिए तैयार थी। मतलब टारगेट तो था कि 700 प्लस लाना है, लेकिन अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की थी, बाकी उस दिन की किस्मत है। क्या बात है। और सृष्टि, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंफर्ट जोन से निकलना एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करती हैं? सर कंफर्ट जोन का ऐसा है, जैसे कंफर्ट जोन में सबसे पहली चीज़ जो लगभग सभी लोगों में कॉमन होती है और सबको प्रॉब्लम होती है, वो है स्लीपिंग शेड्यूल। लोगों का, जैसे मैं भी 10th तक में ऐसी थी, मैं 10-10 12-12 घंटे में सोती भी थी आराम से। तो जब मैं अचानक से नीट की प्रिपरेशन करने आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले तो ये स्लीपिंग शेड्यूल में ही, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे सोचती थी कि मैं 4-5 घंटे दिन में सोऊंगी और बाकी पूरे टाइम पढ़ूंगी, ये मेरा टारगेट रहता था। तो कंफर्ट जोन से अचानक से बाहर आने में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं अलार्म डाल के रखती थी बट मैं उठ नहीं पाती थी। तो बहुत सारे मैंने तरीके किए, मैं ज़मीन में सोना चालू कर दी क्योंकि मैंने सुना था कि उससे नींद कम आती है। और उसके बाद मैं अपना फ़ोन भी, जैसे बेड में रखोगे तो आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो, तो मैं अपना फ़ोन या तो कहीं किसी कबर्ड में रख देती थी ताकि अगर अलार्म बजेगा तो मुझे उठ के बंद करना पड़ेगा, उसके बाद मैं दोबारा नहीं सोऊंगी। तो ऐसे कंफर्ट जोन ब्रेक करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। और ऐसे फ्रेंड्स का है तो मैं अवॉइड करती थी कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा बात करूँ, अगर बात भी कर रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड। और मैं किसी फैमिली फंक्शन में मैं तो गई ही नहीं हूँ। और फैमिली फंक्शन क्या, मुझे लगता है आचार्य इंस्टीट्यूट से घर और घर से आचार्य इंस्टीट्यूट, उसके अलावा मुझे लगता है मैं पूरे 2 साल में एक आध बार कैफ़े गई होंगी, उसके अलावा कहीं नहीं, किसी के घर में। अच्छा, तो सृष्टि, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर जब हम कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, जब 15-16 घंटे हम एक ही काम रिपीट करते हैं तो अक्सर हम ब्रेकआउट हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं। तो आप अपना माइंड फ्रेशन अप करने के लिए क्या करते हो? सर ये चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत बाद में समझ आई है। पहले सर हमेशा बोलते थे कि बहुत ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ करोगे तो उस पर तुम फोकस नहीं कर सकते, बट मुझे लगता था कि ये चीज़ें बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। मैं अपने आप को बहुत वीक स्टूडेंट समझती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मुझे बाकी लोगों के जैसा परफॉर्म करना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, इसलिए रीज़न यही था कि मैं 15 to 16 आवर पढ़ना प्रेफर करती थी। और उसके अलावा ब्लैंक आउट में भी बहुत हुई हूँ स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब मैं 12th में आई तब मुझे समझ आया कि सिर्फ पढ़ने से चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो मैंने फिर म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया। मैं रोज़ वॉक के लिए जाती थी शाम को, तो आधे घंटे कम से कम मैं वॉक करती थी और म्यूज़िक वगैरह सुनती थी। और उसके अलावा रात को ऐसा होता है कि अगर 2-3 बज रहे हैं तो थोड़ी सी नींद आने लगती है ना, तो और मैं पढ़ पढ़ के अगर कभी फ्रस्ट्रेट हो गई, थक गई, तो मैं डांस करने लगती थी। मुझे बचपन से बहुत शौक है डांस का, तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगा के डांस करो तो उससे माइंड थोड़ा फ्रेश अप हो जाता है। तो आपने म्यूज़िक की बात की, तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है फिलहाल? फिलहाल तो अरिजीत सिंह। तो सृष्टि, आपकी सक्सेस पे हमने पेरेंट्स का रिएक्शन तो जान लिया, पर टीचर्स का क्या रिएक्शन रहा, स्पेशली संदीप सर का और आचार्य इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स का कैसा एटीट्यूड था आपकी ओवरऑल पढ़ाई में, और क्या उनका रोल रहा है? सर मैंने अपनी 2 साल की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स दोनों बराबर देखे और बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। तो अप्स तो मैं ये बोलूँगी बहुत कम ही आए हैं मेरी जर्नी में, और डाउन्स तो बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो। तो जैसे टेस्ट वगैरह होते थे उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहते थे, बहुत कम। लोएस्ट मार्क्स मेरा आई थिंक जो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होता है उसमें 510 या 520 समथिंग मेरे लोएस्ट मार्क्स हैं। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, और मतलब इतना ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करने लगी थी कि जैसे अगर मैं बुक लेके बैठी हूँ, मैं एक लाइन पढ़ी, उसके बाद 1 घंटे में सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, पता ही नहीं चलता था कब टाइम निकल गया, फिर रियलाइज़ होता था कि कुछ पढ़ ही नहीं पाई हूँ। तो उस सिचुएशन से भी और जितनी भी मेरा डिप्रेसिंग फेस रहा है उससे अगर मैं बाहर आ पाई हूँ तो उसका सिर्फ एक रीज़न है संदीप सर। उन्होंने मतलब वो ऐसा इतना हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, डाउन्स में भी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं,
और अब इसमें वो ही मेक श्योर कि हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट। और जैसे संदीप सर का मार्क्स को लेके रिएक्शन हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड मैंने देखा है। जैसे आपके मार्क्स कम, मतलब मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं उनको मार्क्स बताऊंगी तो डांट खाऊंगी या फिर मैंने उनको डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे हमेशा यही लगता था। लेकिन जब मैं मार्क्स बताती थी तो सर के रिएक्शन से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो डिसअपॉइंटेड हैं। उल्टा मुझे इस बात के लिए डांट पड़ती थी कि मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों करती हूँ अपने मार्क्स को लेके। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मेरे मार्क्स कभी गलती से 700 या 700 के आसपास भी आ गए तो ऐसा लगता था जैसे मैं सर के पास जाऊंगी तो सर विल बी लाइक कि हाँ इस बार अच्छा है। बट अनएक्सपेक्टेडली सर बोलते थे कि ये मार्क्स कम क्यों है, गलत कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, कौन से चैप्टर में हुआ है, ये बताओ। तो मुझे लगता था कि अब मैं इससे ज़्यादा और क्या ही कर लूँ। बट स्टिल अगर वो उनका रिएक्शन इस हिसाब से नहीं होता तो मैं कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाती कि अगर 700 आया है तो मुझे 705 लाना है, 10 लाना है। इस चीज़ के लिए मैं कभी अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाती अगर वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर देते तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी उनके बारे में। और इसके अलावा वो संदीप सर अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मुझे ऐसा लगता है। और वो अपने स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं। तो उससे जैसे मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन उनका ऐसा है कि वो हमेशा आपको नहीं बोलते रहेंगे, रोज़ आपको नहीं बोलेंगे कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर लोगे। सर सीधे एक लाइन में बोलते हैं कि अगर जैसे उन्होंने मुझे याद है एक बार बोला था कि उस टाइम में मार्क्स अराउंड 660 670 ऐसे आते थे। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला था कि अभी जितनी मेहनत कर रही हो उससे 670 680 ले आओगी, लेकिन अगर तुमको 700 लाना है तो तुमको इससे ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी तुम देख लो। तो और वो एक ऐसा दिन था, उससे पहले मैंने कभी मेरा कोई टारगेट रहा ही नहीं था कि मुझे 700 लाना है। बट जब उस दिन सर ने मेरे सामने बोला तो उस दिन के बाद से वो शायद मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि हाँ अगर ये बोल रहे हैं कि थोड़ी मेहनत करने से मैं ला सकती हूँ तो फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो और शायद वो दिन ही मैं बोल सकती हूँ कि रीज़न था कि मैं 700 प्लस टारगेट कर पाई और ला पाई। सो आई वुड लाइक टू थैंक संदीप सर फॉर एवरीथिंग ही हैज़ डन फॉर मी। सो वी कैन से कि संदीप सर ने हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी सक्सेस में, और आपकी स्टडीज़ के साथ साथ उन्होंने आपको मेंटल लेवल पे भी काफ़ी सपोर्ट किया है। क्या बात है। एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे सृष्टि, आपने डिप्रेशन की बात की कि कई बार डाउन्स आते थे तो आप थोड़ा डिप्रेस फील करती थी, तो एक स्टूडेंट के लिए अपना मेंटल हेल्थ कितना स्टेबल करना कितना ज़रूरी है? हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई हूँ, मैं डांट भी बहुत खाई हूँ संदीप सर से इस चीज़ के लिए। बट धीरे धीरे एग्ज़ाम के जो लास्ट के 6 महीने थे उसमें मैंने इन सब चीज़ों से डील करना सीख लिया था, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मेहनत जितनी कर सकती हूँ उतनी मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैंने जितना टारगेट किया है उतना मैं नहीं ला पाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थॉट मेरे मन में आता था, मेरा सारा स्ट्रेस कम हो जाता था। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और इसमें भी मेजर रोल मैं बोलूँगी संदीप सर का ही है, क्योंकि पहले नीट की प्रिपरेशन से पहले भी मैं थोड़ी ऐसी ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि जैसे क्लास में जब नीट की प्रिपरेशन करते थे हम लोग, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे या फिर क्लास में आंसर्स उनके आ जाते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं जैसे क्लास में बैठी हूँ तो मैं अपने आजू बाजू आगे पीछे किसी से मैं कुछ बात नहीं करती थी, बस एक कोने में बैठ के पढ़ने की मेरी आदत हो गई थी। और उसके अलावा जैसे क्लास में टीचर्स क्वेश्चंस भी देते हैं ना, तो वो कभी मेरे से बनते नहीं थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे हाँ, जूनियर्स को भी, जैसे जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे उनसे अगर क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमसे नहीं बन रहा है, बाकियों से बन रहे हैं तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट सर ने हमेशा ये चीज़ मुझे बोला है कि अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उसको घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी बन रहा है कि नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे रिजल्ट पे। और एक्चुअली में ये हुआ भी है कि क्लास में कभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, लेकिन जितनी प्रैक्टिस मैंने की उसके हिसाब से एग्ज़ाम में सब अच्छे से हो गया।
तो उसकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार होता है ना कि अपना पोटेंशियल हम खुद वो नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई पर्सन आए और आपको बताए कि नहीं तुम इससे बेटर कर सकती हो। तो वी कैन से उन्होंने कभी इस बेसिस पे जज नहीं किया कि ये बहुत शांत रहती है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो अगर इस बेसिस पे जज करते तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। सो दिस वाइटल पार्ट वाज आल्सो प्लेड बाय संदीप सर। ऑफ कोर्स। जाने से पहले सृष्टि एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, छत्तीसगढ़ की स्टेट टॉपर हैं, आपने 710 आउट ऑफ 720 अचीव किया है, साथ ही साथ फिजिक्स जैसे टफ एग्जाम्स में 180 आउट ऑफ 180 अचीव किया है। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो आप करती थी अपने टाइम पे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस तो सबसे मेन एडवाइस, जैसे हम यूट्यूब पे किसी टीचर्स को कुछ टीचर्स के वीडियोस देख लेते हैं या फिर किसी सीनियर का हम इंटरव्यू देख लेते हैं, तो कुछ एक दो लोगों का देख के हमको लगता है कि अगर हमको इनके जैसे करना है, हमको टॉपर बनना है, तो एक शेड्यूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उस शेड्यूल पे फिट नहीं बैठते तो हम अपने आप को डीमोटिवेट करने लगते हैं। तो मैं अपने जूनियर्स को सबसे बड़ी एडवाइस यही दूंगी कि शेड्यूल का होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है तो आप अच्छा नहीं करोगे। जहाँ तक मेरे शेड्यूल की बात है, मैंने 2 साल में बहुत ट्राई किया कि मैं कोई शेड्यूल बना पाऊँ, और पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब कभी ऐसा होता था कि मैं 9 बजे घर आके सो जाती थी, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेती थी, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं रात भर सोती ही नहीं थी, या फिर सुबह 4 बजे 5 बजे सो के उठना। खाने पीने का भी मेरा कोई टाइम नहीं था, कभी मैं 11 बजे लंच कर लूँगी, कभी 4-5 बजे लंच, कोई शेड्यूल नहीं था। बस ऐसा होता है कि जब आपका मन कर रहा है, जितना मन कर रहा है उतना आप पढ़ लो, और उसके अलावा अगर शेड्यूल नहीं भी है तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। और उसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमको अगर उस हिसाब से जैसे हमारे टेस्ट होते रहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं आते, तो हम अपने आप को डीमोटिवेट करने लगते हैं, और हमको लगता है कि इस टेस्ट में जो मार्क्स आ रहा है नीट के एग्ज़ाम में भी हमारा वही मार्क्स आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके अलावा आपके टारगेट सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे कम भी आपका नीट में आ जाए तो उस चीज़ के लिए अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। कि जैसे मैंने बोला कि एग्ज़ाम के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि 700 आएगा कि नहीं आएगा, तो वो एटीट्यूड हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। उससे आपका जो स्ट्रेस है और प्रेशर है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो जैसा आपने बोला कि अक्सर हम अपनी सीनियर्स के या टीचर्स के वीडियोस देख लिया करते हैं यूट्यूब पे, तो आई होप कि अब जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपकी वीडियो देखा करेंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सृष्टि फॉर अचीविंग द फर्स्ट रैंक इन छत्तीसगढ़, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।